हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर ऑफिशियल में। और दोस्तों आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्ता एम्पायर, जिसको गोल्डन एरा ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। और इसके बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, जैसे कि समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, प्रयाग प्रशस्ति यहाँ का लेख है, गुप्त काल के जो स्वर्ण सिक्के हैं, मंदिर किस किस प्रकार के मंदिर मिले हैं, और यहाँ से मंदिर से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी क्लासें हमारी हो चुकी हैं, प्राचीन इतिहास के स्रोत हो चुके हैं, प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। मगध, महाजनपद काल, मगध का उत्कर्ष, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल को हम पढ़ चुके हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण देख लिया हमने। और आज हम पढ़ रहे हैं गुप्ता एम्पायर के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं गुप्त साम्राज्य, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। अब इसकी सामान्य जानकारी सबसे पहले देख लेते हैं। सामान्य जानकारी देखते हैं तो ये 275 से लेके 555 एडी तक ये रहता है। इसका जो उद्भव हुआ था ना दोस्तों, वो हुआ था कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर। मतलब जब कुषाण साम्राज्य का एक तरीके से पतन हो गया था, तब जाके ये एक नए साम्राज्य के रूप में निकल के आता है। ठीक है, इनका जो आधिपत्य था, मतलब ये कहाँ कहाँ पे इनका शासन था। इनका शासन वहाँ था जहाँ कुषाण और सातवाहन का शासक था, उसी एरिया पे इनका भी शासन हुआ करता था। और ये गुप्त जो राजा थे, ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। इनका क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ था, जो कि उस टाइम के भारत का ये सबसे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका मध्य प्रदेश, यही तो सबसे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे उस टाइम के। और आपका क्या है, इनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र और उज्जैन इनकी राजधानी हुआ करती थी। मतलब किसी किसी शासक ने उज्जैन भी बनाई है और किसी किसी शासक की आपकी क्या है, पाटलिपुत्र भी रही है। तो ये दो इनकी राजधानियां रहती हैं। अब हम इनका क्रम देख लेते हैं। इस पे जो रूलर करने वाले इनके रूलर्स हैं वो हम देख लेते हैं। क्या है, गुप्त साम्राज्य पर शासन करने वाले जो राजा हैं, जैसे कि श्रीगुप्त आते हैं, सबसे पहले ये स्थापना करते हैं। फिर घटोत्कच आते हैं, फिर आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट आते हैं, समुद्रगुप्त आते हैं, फिर रामगुप्त फर्स्ट आते हैं, फिर चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, जिनको विक्रमादित्य बोला जाएगा, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त थर्ड और विष्णुगुप्त। ये आपका अंतिम शासक होता है। तो ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, शासक होते हैं, जिनमें ये वाले आपके शासक जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रूलर। और इन्हीं के बारे में हमारा फोकस रहेगा। ये हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ये इनका आप क्रम देख लेना बस। क्या है, जैसे कि मैंने इस क्रम में लिख दिया तो ये इसी क्रम में है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इतने वाले आपको पढ़ाऊंगा और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्रीगुप्त से। देखिए श्रीगुप्त ये क्या है, 275 एडी में यही आपका क्या होता है, संस्थापक होता है। श्रीगुप्त ने ही इसकी स्थापना की थी, गुप्त साम्राज्य की। और इनकी जो उपाधि होती है, इनकी उपाधि होती है महाराज। क्या नाम होता है इनका, महाराज इनको कहते हैं, महाराज इनको कहते हैं। और एक अभिलेख मिलता है, ताम्रपत्र अभिलेख, जिसमें इनको आदिराज भी कहा गया है। गुप्त साम्राज्य के लिए तो ये आदिराज ही कहे जाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने तो इसकी स्थापना की। और इनके बाद आते हैं घटोत्कच। लेकिन ये दोनों के दोनों राजा कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इनसे कभी भी क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ इतना बनता है कि इनका संस्थापक कौन था, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो आपके यहाँ से बनते हैं, चंद्रगुप्त फर्स्ट से आपके क्या है, प्रश्न बनते हैं। और ये बेसिकली गुप्त साम्राज्य का जो उद्भव है ना, वो चंद्रगुप्त फर्स्ट के ही काल से माना जाता है। 319 एडी से लेके 334 एडी तक इनका काल रहता है चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और यही आपके क्या होते हैं, वास्तविक संस्थापक थे, वास्तविक संस्थापक होता है। इनकी उपाधि महाराजा धीराज होती है। और 319 में जब ये शासन पे आते हैं तो उसी टाइम से गुप्त संवत स्टार्ट कर दिया जाता है। मतलब गुप्त संवत को स्टार्ट करने वाले राजा आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट होते हैं, जो कि गुप्ता एम्पायर के होते हैं। इनकी पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। कहाँ की राजकुमारी थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। और इन्होंने एक सिक्का जारी कराया था, राजा रानी का सिक्का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी के सिक्के हुआ करते थे, राजा रानी के सिक्के। ये पूछा जाता है कि राजा रानी का सिक्का किसने जारी कराया था, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट ने जारी कराया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। अगला जो शासक आता है, जो इंपॉर्टेंट शासक है,
समुद्रगुप्त, जो कि 335 से लेके 380 एडी तक आपके क्या है रूल करते हैं। लगभग आपका देखा जाए तो 45 साल शासन पे रहते हैं। और ये चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया था, समुद्रगुप्त को राज्य सिंहासन सौंपकर संन्यास ले लिया था। ये जो चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने संन्यास ले लिया था। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने भी संन्यास ले लिया था, संलेखना विधि से अपने प्राण त्याग दिए थे और अपने बेटे बिंदुसार को राज सौंप के चले गए थे। और यहाँ भी चंद्रगुप्त प्रथम ये क्या कर रहे हैं, समुद्रगुप्त को अपना राज सिंहासन सौंप के संन्यास ले रहे हैं। तो ये दोनों कनेक्टिंग पॉइंट हैं, इनको याद रखना, ठीक है। हिस्ट्री ऐसे ही कनेक्ट की जाती है। अब यहाँ पे देखिए, जो समुद्रगुप्त है ना, इनकी जो जानकारी हमको मिलती है समुद्रगुप्त की, वो एक हर्षेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख है। क्या है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ है या अभिलेख कह लो, कुछ भी कह लो, एक अभिलेख ही है, जो कि प्रयागराज में है, चंपू शैली में। चंपू शैली क्या होती है, गद्य और पद्य जो दोनों में रचना होती है ना, वो चंपू शैली कहलाती है। तो वहां से इनकी जानकारी हमको मिलती है। इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, जो मैंने अभी यहाँ पे बताए। भाषा संस्कृत मिली है, इनके इस लेख में भी मिली है, और यहाँ की भाषा संस्कृत थी भी, लेकिन लिपि जो थी वो ब्राह्मी थी। क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी। अब इनकी उपाधियां देख लीजिए, जो समुद्रगुप्त हैं इनकी उपाधियां क्या हैं। इनको देखिए, परम भागवत भी कहते हैं, परम क्रमांक भी कहते हैं। लेकिन जो इनकी फेमस उपाधियां हैं, जैसे इनको कविराज कहा जाता है, लिच्छवी का दौहित्र कहा जाता है। क्यों, इनकी माता जो है ना, चंद्रगुप्त फर्स्ट की पत्नी, वो क्या थी, लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो इनको लिच्छवी का दौहित्र यानी लिच्छवी का दौहित्र इनको बोला जाता है। यानी कि जो लिच्छवी की जो रानी थी, मतलब राजकुमारी थी, उनके पुत्र हैं, इसीलिए इनको दौहित्र कहा जाता है, ठीक है। और व्याघ्र पराक्रम इनकी एक उपाधि है। इन्हीं को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये उपाधि, भारत का नेपोलियन। क्यों कहा जाता है, ये भी समझने का प्रयास करते हैं। विंसेंट स्मिथ ने इनको क्या कहा है, भारत का नेपोलियन बोला है। क्यों बोला है, इन्होंने क्या किया था, 9 आर्यावर्त यानी कि उत्तर भारत के जो राजा थे उनको, और 12 दक्षिणापति यानी कि दक्षिण भारत के राजा थे उनको हराया था। तो इनको क्या बोला गया था, नेपोलियन, क्योंकि नेपोलियन ने भी बहुत सारे शासकों को हराया था, इसीलिए कहा जाता है। ये इनकी एक मजबूत सेना था, मजबूत सेना इनके पास होती थी, और संगठित नौसेना इनके पास थी। एक कुशल, कैपेबल और बहुत ही योग्य शासक ये हुआ करते थे। कुशल, कैपेबल, बहुत ही योग्य शासक हुआ करते थे समुद्रगुप्त। फिर क्या होता है, इनके बाद क्या होता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इनके 2 बेटे होते हैं। एक इनका नाम होता है चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम आगे चल के विक्रमादित्य भी बोलेंगे। एक इनका होता है रामगुप्त फर्स्ट। और इस रामगुप्त फर्स्ट की जो पत्नी होती है ना, वो होती है ध्रुव देवी। इस रामगुप्त की पत्नी होती है ध्रुव देवी। कहीं कहीं ध्रुव स्वामिनी भी लिखा मिलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ध्रुव स्वामिनी मिले या ध्रुव देवी मिले, आप कनेक्ट कर लेना मैंने क्या बोला है। ध्रुव स्वामिनी और ध्रुव देवी मिलता है, ज्यादातर आपका ध्रुव देवी ही मिलता है। तो क्या करता है, उसी टाइम पे एक शक शासक का अटैक होता है, उसका नाम होता है रुद्र तृतीय। और ये रुद्र तृतीय क्या करता है, इस ध्रुव देवी को अगवा कर लेता है। रामगुप्त को क्या करता है, रामगुप्त की पत्नी को ये उठा ले जाता है। उस टाइम पे शासक कौन होते हैं, ये रामगुप्त ही होते हैं। अब रामगुप्त इतना कायर शासक होता है, ये कुछ ना तो युद्ध करता है, कुछ कहता भी नहीं है। और चंद्रगुप्त सेकंड को ये बात बहुत खलती है और इनको नहीं रहा जाता है। ये कहते हैं कि मैं इसको छीन के लाऊंगा, ध्रुव देवी को मैं बचा के लाऊंगा। और ये भी क्या करते थे, ये भी ध्रुव देवी से बहुत प्यार करते थे। तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये रुद्र तृतीय को मार देते जाके, अपना भेष बदल के जाते हैं, एक लेडीज का भेष बदल के जाते हैं और इनके हरम में पहुंचते हैं। और जैसे ही रुद्र तृतीय आते हैं ना, तो ये चंद्रगुप्त सेकंड उसको कत्ल कर देते हैं और वहां से ध्रुव देवी को लेकर निकल आते हैं, ठीक है। और फिर आपका क्या है, चंद्रगुप्त सेकंड ये क्या करते हैं, इस रामगुप्त को भी मार देते हैं, क्योंकि ये कायर शासक था तो ये इसको भी मार देते हैं। और फिर 380 से 414 एडी तक इन्हीं का शासन रहता है। लगभग आपका 34 साल तक ये शासन करते हैं। अब इन्हीं के काल को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं का जो टाइम पीरियड रहता है उसी को हम स्वर्ण काल कहते हैं। यही आपका गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण काल बोला जाता है। अब इनकी उपाधियां देखिए, इनकी सकारी उपाधि थी। क्यों, क्योंकि इन्होंने शक शासक रुद्र तृतीय को मारा था, ये अभी तो मारा ही था।
इन्हीं की उपाधि परम भागवत थी और परम भागवत आपकी समुद्रगुप्त की भी थी। इनको विक्रमांक भी कहते थे क्योंकि इनको विक्रमादित्य कहते थे, तो विक्रमांक भी इनको कहते थे और इनको विक्रमादित्य तो कहते ही थे। 14 विक्रमादित्य हुए, उनमें से एक आपके ये थे। और ये जो विक्रम संवत आपका स्टार्ट हुआ था वो 57 BC में हुआ था। उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था और यही आपके विक्रमादित्य फर्स्ट होते हैं। यही आपके कौन होते हैं? विक्रमादित्य फर्स्ट होते हैं, जिन्होंने ये शासन मतलब ये गुप्त विक्रम संवत चालू किया था। उनको हम क्या कहते हैं? विक्रमादित्य प्रथम कहते हैं। और ये आपके क्या होते हैं? चंद्रगुप्त सेकंड। ये भी आपके क्या होते हैं? विक्रमादित्य होते हैं। इनकी पत्नी का नाम होता है कुबेर नांगा। क्या नाम होता है? कुबेर नांगा। और इन्होंने क्या किया था? इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता इसकी पुत्री का नाम था, और जो कि रुद्र तृतीय से शादी होती है। बाकाटक नरेश होते हैं रुद्र तृतीय, उनसे इनकी शादी होती है। देखिए, एक रुद्र आपका तृतीय ये है, ये शक शासक है रुद्र तृतीय, और ये बाकाटक शासक है रुद्र तृतीय। तो ऐसा मत समझ लेना कि इसने अभी तो रुद्र तृतीय को मारा था और इसी के साथ अपनी बेटी की शादी करती, ऐसा नहीं है। वो आपका शक शासक था। क्या था? वो आपका शक राजा था, शक वंश का। और ये आपका क्या है? बाकाटक नरेश है, रुद्र तृतीय है। ठीक है, तो इसके साथ इन्होंने क्या की थी? मैंने आपको जो बाकाटक वाले वंश में मैंने पढ़ाया था आपको कि बाकाटक चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक नरेश रुद्र तृतीय से किया था, जो कि बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, इन्होंने जो सिक्के चालू किए थे वो आपके व्याघ्र शैली में थे। व्याघ्र शैली में क्योंकि इन्होंने रुद्र तृतीय को मारा था ना, तो एक बहुत बड़ा मतलब एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन्होंने हासिल की थी उसको मार के, क्योंकि उस बहुत खतरनाक शासक था। तो इन्होंने व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे अंतिम शक शासक रुद्र तृतीय को मारकर। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने, विक्रमादित्य ने किस शासक को मार के व्याघ्र शैली में सिक्के चलाए थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, स्वर्ण सिक्के। अब यहाँ पे जो सिक्के थे ना, वो देखिए, जो स्वर्ण सिक्के होते थे ना वो दीनार कहे जाते थे, चांदी के सिक्के रुपये कहे जाते थे, और तांबे के सिक्के कौड़ी बोले जाते थे। तो ये आप याद रखना। ठीक है, इतना याद रखना। और इनका जो राजकवि था वो साब था। राजकवि इनका क्या था? साब। और संधि विग्रह एक सचिव हुआ करता था जिसको हम वीरसेन कहते थे। और दोस्तों, इन्हीं के दरबार में आपके क्या है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ही आपको एक चीज देखने को मिलेगी, नवरत्न आपको देखने को मिलेंगे। और यही नवरत्न मतलब इसी प्रकार के नवरत्न आपको अकबर के काल में भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहाँ आपके चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में आपको देखने को मिलते हैं। वो कौन कौन से थे आप एक बार देख लीजिए, कौन कौन से हैं। देखिए, प्रथम नंबर पे आप कालिदास को रख लीजिए, जो कि साहित्य के क्षेत्र से थे, कवि थे, साहित्यकार थे। और इन्होंने जो रचना लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखी, बहुत सारी लिखी हैं, ऋतु संगार लिखी है, और आपकी बहुत सारी ऐसी लिखी हैं, रघुवंशम लिखी है। अब देखो, अमरकोश हैं, इनकी जो रचना थी ये शब्दकोश, डिक्शनरीकार थे ये, और इनकी रचना है अमरकोश। ठीक है, ध्वंतरी जो चिकित्सक थे आयुर्वेद, इन्होंने ध्वंतरी और निघंटु ग्रंथ लिखा है, ध्वंतरी निघंटु ग्रंथ लिखा है। बेताल भट्ट ये जादू तंत्र मंत्र जानते थे, इन्होंने मंत्र शास्त्र एक रचना लिखी है। बरामेहर खगोल विज्ञान के थे, ज्योतिष शास्त्र इनकी रचना है। बृहत संहिता है, बृहत जातक है, पंच सिद्धांतिका है, ये इनकी रचनाएं हैं। बररुचि ये व्याकरण करता है, इनकी एक रचना है प्राकृत प्रकाश, ये रचना इनकी है। शंकु जो कि वास्तुकला के बारे में आर्किटेक्चर जानते थे, इन्होंने शिल्प शास्त्र रचना लिखी है। घटकर पर ये नीति कूटनीतिज्ञ थे, और इन्होंने एक जो रचना लिखी है वो घटकर पर काव्य लिखा। झपड़क ये भी आपके ज्योतिष थे, और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा है। तो ये कुछ आपके क्या थे? इंपोर्टेंट। आपको ये पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा नवरत्न नहीं था, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो इन्हीं के काल में, चंद्रगुप्त सेकंड के काल में एक चीनी यात्री फाहियान आता है। क्या नाम है इसका? फाहियान, जो कि 319 से लेकर 414 इकाई तक रहता है, आपके इनके काल के टाइम पे रहता है। और इनकी जो बुक थी वो फाक्युकी थी। चीनी लेखक भारतीयों को इंतु बोलते थे, ये मैंने आपको शुरुआत में भी बताया है। और पवित्र बौद्ध स्थानों की इसने यात्रा की थी। किसने? फाहियान ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा क्षेत्र जो था ना वो कुषाणों से जीता था, और इस बात की जानकारी हमको मथुरा अभिलेख से मिलती है।
चंद्रगुप्त ने मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था और ये जानकारी हमें मथुरा के एक अभिलेख से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का चंद्र नाम आपको कहाँ मिलता है? महरौली का एक स्तंभ लेके वहां पे चंद्र नाम मिलता है इसका। ये पूछा जा सकता है इसका नाम चंद्र कहाँ पे मिलता है, तो महरौली स्तंभ लेख में मिलता है। ग्राम दान के बारे में सांची स्तंभ लेख से इसकी जानकारी मिलती है कि ग्राम दान भी इन्होंने किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का अच्छा स्रोत आपका क्या है? देवी चंद्रगुप्तम है। देवी चंद्रगुप्तम ये एक नाटक है जो कि विशाखा दत्त की आपकी क्या है? रचना है। किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना है। और इन विशाखा दत्त की अन्य रचनाएं जैसे कि मुद्रा राक्षस है, राघवानंद है, और ये जो मुद्रा राक्षस है इसमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और जो देवी चंद्रगुप्तम है इसमें भी आपके मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है, लेकिन इसमें विशिष्ट रूप से आपकी क्या है? इस चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी दी गई है, क्योंकि इसका नाम चंद्र था और इसने शादी किससे की थी? ध्रुव देवी से, तो उनका नाम देवी लिया गया और इसका नाम चंद्र, तभी देवी चंद्रगुप्तम इसकी पुस्तक बनती है। ठीक है, तो इसकी जानकारी यहीं से मिलती है, ये आप याद रखना, कनेक्ट कर पाना। ठीक है, अगला शासक आता है आपका कुमारगुप्त फर्स्ट, जो कि 415 से लेके 455 एडी तक रहता है। ये भी काफी अच्छा खेलता है, मतलब काफी अच्छा शासन करता है। लगभग आपका 30 क्या है, 30 क्यों बोलूं, 40 साल आपका क्या है ये शासन करता है। इनके पिता का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था, माता का नाम ध्रुव देवी था, और इनकी जो उपाधियां थी महेंद्रादित्य, कुमारगुप्त जो फर्स्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शासक हैं, हल्के में मत लेना इनको, क्योंकि इनकी भी देखिए उपाधियां देखिए इनकी, इनसे आपका क्वेश्चन बहुत बार बना है और मैं आपको बताऊंगा क्या क्वेश्चन बना है। महेंद्रादित्य, शकादित्य, अमेर, अश्वमेघ महेंद्र, श्री महेंद्र, इनके नाम में महेंद्र आता है, इनकी उपाधियों में महेंद्र आता है ज्यादातर। ठीक है, और यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये आप याद रखना, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि आप जानते ही हो कितना इंपॉर्टेंट आपका नालंदा है, तो ये आप याद रखना, नालंदा की स्थापना किसने की थी? बिहार में कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, और सर्वाधिक अभिलेख आपके जो हैं गुप्त शासकों में मिलते हैं, तो इन्हीं के काल में मिलते हैं। सर्वाधिक अभिलेख जो गुप्त काल के मिले हैं ना, वो इन्हीं के काल में मिले हैं। और मुद्रा, इनकी जो मुद्रा थी, 2 प्रकार की मुद्रा हुआ करती थी। एक आपकी होती थी मयूर मुद्रा, जिसपे मोर वगैरह के चित्र हुआ करते थे। एक अश्वमेघ मुद्रा, देखिए यहाँ पे मैं क्या बताता हूँ। मुख पर क्या होता, मयूर को खिलाते हुए राजा, और पीठ पर कार्तिकेय की आकृति, ये इनकी मुद्रा में इस तरीके के प्रतीक होते थे। और अश्वमेघ मुद्रा जिसपे अश्वमेघ यज्ञ करने की जानकारी मिलती थी कि इन्होंने अश्वमेघ यज्ञ भी कराए थे। किसने? कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट राजा है, कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो एक और आपका इंपॉर्टेंट शासक आता है स्कंदगुप्त। 455 से लेके 467 एडी तक आपका क्या ये रहता है, और इसी के समय हूणों का आक्रमण होता है। और हूणों का आक्रमण होता है तो हूणों का जो नेता था वो कुशनबाज था, और हूणों का जो नेतृत्व करता था वो तोरमार था, और इनका उत्तराधिकारी मेहरकुल होता है। और हूणों की जो राजधानी होती है वो सियालकोट, जो कि तक्षशिला वाला इलाका होता है, जिसको हम साकल भी बोल देते हैं। ठीक है, चीन से मित्रता पूर्वक इन्होंने संबंध बना के रखे थे स्कंदगुप्त। ये भी कोई हल्के फुल्के राजा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। ठीक है, सम्राट सांगटी जो चीन के शासक हैं, उनके दरबार में इन्होंने एक राजदूत को भेजा था। सिक्के इन्होंने वृषभ शैली में सिक्के चलाए थे। और सौराष्ट्र में इनका राज्यपाल था पर्णदत्त, जो कि जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, जो हम देखते हैं ना सुदर्शन झील, तो वो यही तो है आपकी सौराष्ट्र झील। सौराष्ट्र में राज्यपाल पर्णदत्त, ये मैंने आपको बताया था, जब ये जूनागढ़ अभिलेख आएगा, सुदर्शन झील आएगी, मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो जूनागढ़ अभिलेख है, इसमें आपके 4 शासक आपके मिलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मिलते हैं, अशोक मिलते हैं, रुद्रदामन मिलते हैं, स्कंदगुप्त मिलते हैं, और इनके ये राज्यपाल हैं। चंद्रगुप्त का पुष्यगुप्त, अशोक का तुषास्प, रुद्रदामन का सुविशाख, और स्कंदगुप्त का पर्णदत्त आपका मिलता है। और इन्होंने क्या है, सुदर्शन झील में अपना योगदान दिया था। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ क्या क्या उसमें हुआ था। ठीक है, और यहीं से गुप्त वंश का पतन भी शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके बाद कोई फिर इंपोर्टेंट शासक नहीं आता है, क्योंकि हूणों के आक्रमण होते रहते हैं और कोई भी शासक अच्छा नहीं आता है। एरण, अब ये देखिए भानुगुप्त एरण अभिलेख से एक जानकारी मिलती है
क्योंकि पत्थर स्तंभ लेख है। क्या है? एरण का जो अभिलेख है वो पत्थर का स्तंभ लेख है। इसमें क्या होता है, भानुगुप्त का सेनापति होता है गोपराज। क्या नाम होता है उसका? गोपराज, जो हूणों के विरुद्ध लड़ता है और लड़ते हुए क्या जाता है, मारा गया था, लड़ते हुए मारा गया था। और इसकी पत्नी क्या हो गई थी, सती हो गई थी। और यहीं से हमको क्या मिलता है, सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य यानी कि पहला साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है, एरण अभिलेख से मिलता है। मैंने आपको अभिलेख वाले जो मतलब क्या कहते हैं, जो स्रोत वाला चैप्टर था वहाँ पे मैंने बताया था, एरण अभिलेख से सती प्रथा की जानकारी मिलती है। क्योंकि भानुगुप्त के सेनापति गोपराज हूणों से लड़ते हुए मारे जाते हैं और इनकी पत्नी सती हो जाती हैं। अब अंतिम शासक कौन होता है? विष्णुगुप्त होता है, जो कि 543 से लेकर 550 ईडी तक रहता है। ये इनका क्या होता है, इंपोर्टेंट शासक होते हैं। अब हम देखेंगे इनकी विशेषताएं, देखेंगे इस साम्राज्य की विशेषताएं देखेंगे, जैसे कि गुप्त साम्राज्य का प्रशासन क्या था, गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था क्या थी, और गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था क्या थी, इनका धर्म क्या था, साहित्य जो कि स्वर्ण काल कहा जाता है, वास्तुकला और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये सारी चीजें हम समझेंगे। ठीक है। अब सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, गुप्तकालीन प्रशासन। देखिए इनकी जो व्यवस्था थी वो विकेंद्रीकृत शासन था। जैसे कि मौर्य साम्राज्य क्या था, वो केंद्रीकृत था, लेकिन ये क्या था, विकेंद्रीकृत था। बस इतना मतलब फर्क है, बाकी कोई भी खास अंतर इनमें नहीं मिलता। ये विकेंद्रीकृत इनकी व्यवस्था होती है, उनकी केंद्रीकृत। ठीक है। यहाँ पे जो राष्ट्र होता था, राष्ट्र को देश मतलब देश को, राष्ट्र को हम क्या कहते थे, देश कहते थे। और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रांत को यहाँ पे क्या कहा जाता था, भुक्ति कहा जाता था। और यहाँ पे जैसे कि राष्ट्र का जो होता था वो गोपना या गोपत्री होता था, प्रांत का उपरिक होता था, और जिला का जो होता था ना उसको हम विषय कहते थे, उसको विषयपति कहते थे। तहसील को बीथी और इसके शासक को बीथीपति। ब्लॉक इसको पेट और इसका जो हेड होता था वो पेटपति। ग्राम का तो आपका वही ग्रामिक या ग्रामपति ये कहलाता था। ठीक है। ये इनका क्या होता था, प्रशासन होता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इनका जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्र में क्या था इनका, देखिए शासन का प्रमुख आपका कौन होता था, राजा ही होता था। और राजा का जो दैवीयकरण, राजा को दैवीयकरण किया गया था। मतलब राजा में बताया गया था कि वो मतलब वो ईश्वरीय एक ताकत है, वो उसका सीधा संबंध आपका क्या है, ईश्वर से है, यानी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। ये सारी बातें इसमें कही गई थी। क्यों? क्योंकि इनके जो आपको उपाधियां मिलती हैं ना मेरे दोस्त, वो मिलती हैं जैसे कि परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, ऐसी उपाधियां इनको मिली थी। तो ये दैवीयकरण का इनमें सिद्धांत पाया जाता था। गुप्तकालीन मंत्री कौन कौन थे? जैसे हरसेन था ना, हरसेन के पास 3 इंपोर्टेंट आपके पास इसके पास मंत्रालय हुआ करते थे। एक तो ये कुमारामात्य था, और एक आपका महादंड नायक था, और एक आपका महासंधि विग्रह था इसके पास। जैसे कि कुमारामात्य ये सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता था, और महादंड नायक युद्ध और न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, महासंधि विग्रह शांति एवं वैदेशिक नीति का सर्वोच्च अधिकारी। अगला क्या है, दंडपाशिक। ये आपके पद हुआ करते थे। जैसे सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को हम क्या कहते थे, दंडपाशिक। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी, महाबलाधिकृत सैनिक अधिकारी होते थे। अग्रहारिक दान विभाग का प्रमुख अधिकारी, ये सारे अधिकारी हुआ करते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुप्तकालीन सामाजिक व्यवस्था में क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था का प्रचलन था। वर्ण व्यवस्था जो जन्म आधारित थी, ब्राह्मणों का सर्वोच्च आपका स्थान हुआ करता था। ब्राह्मणों को ग्राम दान, फायान ने चांडाल का उल्लेख किया है, शूद्रों की स्थिति में सुधार की बात की है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की सूची मिलती है। तो ये आपके क्या है, जैसे ब्राह्मणों को ग्राम दान मिला है, ब्राह्मणों का सर्वोच्च स्थान था। ये सारी व्यवस्था शूद्रों की स्थिति में थोड़ा सुधार किया गया था। और नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों की बात की गई है। और स्त्रियों की जो स्थिति थी ना, पुराण सुनने का अधिकार था, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, नियोग, बाल विवाह, ये सारी मतलब व्यवस्थाएं थी स्त्री के लिए। यानी कि इससे पता लगता है स्त्री की स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, दयनीय स्थिति थी। क्यों? क्योंकि स्त्री को पुरुष की निजी संपत्ति कहा जाता था, मानते थे। और देवदासी प्रथा थी, मतलब लड़कियों को दासी बना के भी रखा जाता था। ये मतलब दिखाता है कि यहाँ पे जो स्त्रियों की दशा थी वो बहुत अच्छी तो नहीं थी।
अब देखिए अर्थव्यवस्था को देख लीजिए। यहाँ पे जो भू राजस्व था वो 1/6 से लेके 1/4 हुआ करता था। मनुस्मृति में भोग नामक कर की बात की गई है। दो अन्य कर थे, एक तो आपका उद्रंग था, एक आपका क्या था, ऊपरी कर था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर निम्न प्रकार की भूमि होती थी, जैसे कि आपकी एक भूमि होती थी क्षेत्र, जिसको हम कहते थे कृषि योग्य भूमि। एक वस्तु होती थी वास करने योग्य भूमि। एक आपकी चारागाह भूमि, जो कि पशुओं के लिए चारा योग्य भूमि होती थी। शिल भूमि, जिसको ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी, जिसको जोता ही नहीं जा सकता था। एक आपकी अपरत होती थी ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, बिना जुती हुई भूमि। एक देखिए शिल है जिसको जोतने योग्य नहीं थी, और एक आपकी अपरत जो आपकी क्या होती थी, जंगली भूमि होती थी, मतलब बिना जुती हुई भूमि को भी हम अपरत बोलते हैं। ठीक है। सिंचाई के लिए रहत या घंटी यंत्र का प्रयोग होता था। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था, और गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं चलाई थीं, जिनका हम दीनार कहते थे। क्या कहते थे? दीनार हम उनको कहते थे। अब यहाँ पे आएंगे अगले उस पे। यहाँ पे जो धर्म था, ये वैष्णव धर्म को मानते थे। इनका जो राज्य चिन्ह था वो आपका गरुड़ था। क्या था? गरुड़ हुआ करता था। और भगवान विष्णु का लोकप्रिय अवतार बराह अवतार को ये बहुत मानते थे। यहाँ पे त्रिमूर्ति पूजा की एक व्यवस्था थी, जैसे कि ये आपकी क्या है, त्रिमूर्ति पूजा की ये व्यवस्था यहाँ पे थी। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं गुप्तकालीन जो साहित्य है उसी को हम क्या कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्तकालीन जो साहित्य है वो स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आपका काल रहता है। अब ये आपको थोड़े से अच्छा से पढ़ना है। देखिए एक व्यक्ति है शूद्रक। शूद्रक ने मृच्छकटिकम की रचना की है, जो कि माटी की खिलौना गाड़ी, मतलब मृच्छकटिकम का मतलब है माटी की खिलौना गाड़ी। इसमें क्या है कि निर्धन ब्राह्मण के साथ एक वेश्या का प्रेम दिखाया गया है। प्राचीन नाटकों में सर्वोच्च कोटि का ये नाटक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ब्राह्मण और वेश्या का प्रेम, ये कहानी, ये कथानक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट कालिदास आते हैं, जिन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, जो कि विश्व की 100 कृतियों में से एक इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, रचना है। ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी यहाँ पे देखने को मिलती है। और इन्हीं का जो पुत्र हुआ था ना, भरत, प्रसिद्ध राजा हुआ था, जिसके नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ता है। देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम भारतीय कृति है, जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में भी हुआ है। और दूसरी कृति कौन सी है? जो कि भागवत गीता है, जिसका अन्य भाषाओं में हुआ है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्या है, रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। पहली रचना है जिसका यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। गुप्त काल के सभी नाटक आपके मिलेंगे तो कॉमेडी मिलेंगे, सुखांत मिलेंगे, एक भी दुखांत नाटक आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। यहाँ पे देखिए निम्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, लेकिन जो उच्च वर्ग के थे वो आपके संस्कृत ही बोलते थे। बुद्धघोष ने हीनयान धर्म पर प्रसिद्ध ग्रंथ विशुद्धिमग्ग लिखा है। किसने? बुद्धघोष ने क्या लिखा है? विशुद्धिमग्ग, जो कि हीनयान धर्म पे लिखा गया ग्रंथ है। जैन धर्म में आचार्य सिद्धसेन ने न्यायावतार, जो कि सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ इनका माना जाता है। और गुप्त युग में बौद्ध दर्शन पर अनेक ग्रंथों की रचना की गई है, जिसमें असंग हैं। इन्होंने महायान शाखा का प्रकांड विद्वान इनको कहा जाता है। असंग एक विद्वान है जो कि महायान शाखा के बहुत बड़े विद्वान होते हैं। ठीक है। और जो बुद्धघोष है उन्होंने हीनयान पे लिखा है, और असंग ने आपका महायान पे लिखा है। ठीक है। गुप्त युग में विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में है, संसार का सर्वाधिक प्रचलित आपका ग्रंथ है, उसकी रचना की है। पंचतंत्र बहुत इंपॉर्टेंट है ये पंचतंत्र कहानी। इसमें 5 कुछ कहानियां दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। अब देखिए यहाँ पे देखिए नाटक और नाटककार और नाटक का परिचय। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, यहाँ इसमें क्या है, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। मालविकाग्निमित्रम, जो कि कालिदास की रचना है, और अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कथा है। ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। विक्रमोर्वशीयम कालिदास की रचना है। सम्राट पुरूरवा और उर्वशी अप्सरा की प्रेम कहानी है इसमें। मुद्रा राक्षस, जो कि विशाखदत्त की रचना है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के मगध का राजा बनने की जानकारी है। देवी चंद्रगुप्त विशाखदत्त की ऐतिहासिक नाटक चंद्रगुप्त द्वारा
शक राजा का वध और ध्रुव देवी से विवाह की मतलब पूरी कहानी मिलती है। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। इसमें क्या है, नायक चारुदत्त, नायिका बसंत सेना, राजा ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, वेश्या, चोर और आपकी क्या है, धुरुदास, इन सारी चीज़ों का वर्णन मिलता है। चारुम दत्तम, ये भास की रचना है, काल्पनिक नाटक है, काल्पनिक नायक है आपका कौन, चारुम दत्तम, और चारुदत्त का वर्णन इसमें मिलता है। स्वप्न बाष्पदत्तम जो कि भास की है, महाराज उदयन और बाष्पदत्ता की कहानी इसमें मिलती है, स्वप्न बाष्पदत्ता, ठीक है। ये आपके इंपॉर्टेंट आपके नाटक हैं। अब यहाँ पे देखिए गुप्त काल की जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि उसमें मैंने बताया, वो तो उसकी थोड़ी डिटेल भी मैंने बताई। यहाँ पे आपकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे ऋतु संहार आपकी कालिदास की है, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम और आपकी विक्रमोर्वशीयम, मेघदूत, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सारी की सारी रचनाएं आपकी कालिदास की हैं। मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त की है, ये आप याद रखना। विशाखा दत्त की और रचनाएं हैं जैसे कि आपकी राघवानंद है, देवी चंद्र गुप्तम है। अब एक दश कुमार चरितम रचना है जो कि दंडिन की है। अब इन्हीं की रचना काव्य दर्शन भी है, तो ये याद रखना। चारुदत्त भास की रचना है, स्वप्न बाष्पदत्ता ये भी भास की है, उरुभंग ये भी भास की है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है क्रातार्जुनियम जो कि भारत की रचना है। योगाचार आपका असंग का है जो कि आपके क्या है, ये बौद्ध विद्वान है और महायान शाखा के हैं, बहुत अच्छे विद्वान हैं। रावण वध बस भट्टी की है, अमरकोश अमर सिंह का है। चंद्र व्याकरण चंद्र गोमिन का है। विशुद्धिमग्ग बुद्ध घोष का है। ब्रज संहिता बराहमेर, पंच सिद्धांत का ब्रज जातक, ये सारी रचनाएं आपकी किसकी हैं, बराहमेर की। आपकी ये तीन इंपॉर्टेंट रचनाएं, ब्रज संहिता, ब्रज जातक, पंच सिद्धांतिका। फिर आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी क्या है, ये बहुत अच्छी रचनाएं हैं। आपकी ब्रह्म सिद्धांत जो कि आपकी आर्यभट्ट की रचना है। सूर्य सिद्धांत ये भी आर्यभट्ट की रचना है। और आपकी क्या है, न्यायावतार ये सिद्धसेन का है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, नीति शास्त्र आपके क्या है, कार्मदक है। और आपके क्या है, कामसूत्र वात्स्यायन की है। चरक संहिता चरक की है। मृच्छकटिकम आपकी शूद्रक की। ये सारी रचनाएं आप याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं मैथ दी कॉलम में, अलग अलग तरीके से इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए गुप्त वास्तुकला, अजंता की गुफाएं यहाँ पे मिलती हैं। 29 आपकी अजंता की गुफाएं इसमें क्या है जिक्र मिलता है, जिसमें आपकी क्या है वर्तमान में 6 आपकी क्या है मौजूद हैं। वर्तमान में कितनी है, 6 मौजूद हैं। और ये महायान शाखा से संबंधित हैं। किससे, महायान शाखा से। इसमें जो 16वें नंबर की गुफा है, इसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र है। मरणासन और उत्कीर्ण है, मतलब उकेरा गया, पत्थरों से उकेर के बनाया गया है, ठीक है। और जो 17 नंबर की गुफा है, ये महात्मा बुद्ध से संबंधित है, जिसमें इनके जन्म के प्रतीक और महाविनिष्क्रमण काल, महाविनिष्क्रमण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। और ये सारी की सारी, ये 2 आपकी क्या है, ये गुप्तकालीन ही तो हैं, ये हैं तो सारी की सारी गुप्तकालीन। बाघ की गुफा जो कि एमपी में विंध्य पर्वत को काट के बनाई गई है, ये देखिए। मंदिर निर्माण कला गुप्त काल में ही विकसित हुई थी। मंदिर निर्माण की जो कला है, आपसे पूछा जाए मंदिर कब बनना स्टार्ट हुए थे, तो ये गुप्त काल में आपके क्या है बनना स्टार्ट होते हैं। आगे देखते हैं गुप्त काल के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उनको एक बार देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये कहाँ है, देवगढ़ ललितपुर आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ये छत्तीसगढ़ में है, सिरपुर में। एरण का विष्णु मंदिर, एरण मध्य प्रदेश में। इनकी लोकेशन आप याद रखना। तिगमा का कंकाली मंदिर मध्य प्रदेश में, और ये ज़्यादातर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, ये आपको याद रखना है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर आपका क्या है, छत्तीसगढ़ में है। और तिगमा का कंकाली आपका जबलपुर मध्य प्रदेश। मणि का मंदिर मध्य प्रदेश, जबलपुर में है, मणि में। खो का शिव मंदिर, खो सतना मध्य प्रदेश। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये आपका बहुत पूछा जाता है, और ये नचना कुठार मध्य प्रदेश में ही है। पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये आपका पूछा जाता है, ये आपका मध्य प्रदेश, पिपरिया सतना में पड़ता है। अगला देखते हैं भीतर गांव का मंदिर, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। जैसे कि आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपका ललितपुर में है, भीतर गांव का मंदिर ये आपका कानपुर में है, और आपका कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। सांची का मंदिर, सांची का मंदिर आपका सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है।
तिगमा का विष्णु मंदिर, ये आपका तिगमा जबलपुर मध्य प्रदेश में है। और आपका क्या है, मुकुंद दर्रा का मंदिर, ये मुकुंद दर्रा क्षेत्र आपका राजस्थान में पड़ता है। नागौद का शिव मंदिर आपका नागौद सतना मध्य प्रदेश में है। मणि का नाग मंदिर, ये आपका कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। भोमरा का शिव मंदिर आपका भोमरा सतना मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे आप मंदिर, ये आपके सारे के सारे मंदिर आप याद रखना कहाँ पे कौन सा आपका क्या है, मंदिर है। अब इनमें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर एग्जाम में पूछा जाता है। और भीतरगांव का ये कानपुर का मंदिर है, उत्तर प्रदेश में, ईंटों से निर्मित मंदिर है। भोमरा का शिव मंदिर आपका मध्य प्रदेश में है। तिगमा का कंकाली मंदिर, ये आपका मध्य प्रदेश में। नचना कुठार पार्वती मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में पार्वती मंदिर है। एरण का विष्णु मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, ये आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे ये भी पूछ लिया जाता है ये किससे रिलेटेड है। जैसे पूछ लिया एरण का जो मंदिर है नचना कुठार मंदिर, वो पार्वती मंदिर है। एरण का विष्णु मंदिर, पिपरिया का विष्णु मंदिर, तो ये आपको पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं गुप्तकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो देखते हैं आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जानते हैं, हमने इनकी पुस्तक तो देख ही ली। इनकी कौन सी थी, आपकी आर्यभट्टियम थी, आपकी 10 गीतिका सूत्र है, 8 शतक है, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। तो देखिए आर्यभट्ट जो कि 499 AD में, ये पटना में इनका जन्म होता है। प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इनका जो ग्रंथ था आर्यभट्टियम है। अन्य ग्रंथ आपका 10 गीतिका सूत्र मिलता है, 8 शतक मिलता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी गोल है इसकी जानकारी दी थी और इसकी परिधि का अनुमान भी लगाया था। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली की शुरुआत की। शून्य तथा दशमलव सिद्धांत को सबसे नई देन, मतलब ये इनकी सबसे नई देन थी। बरामेर, ये इनका 550 AD में जन्म होता है। आर्यभट्ट के बाद दूसरा सबसे मतलब बेहतरीन आपका क्या होता है, ये गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र होता है। इनकी जो रचनाएं आपकी बृहज्जातक है, बृहद संहिता है, बृहज्जातक है, पंच सिद्धांतिका है। तो ये आप याद रखना। आगे देखते हैं तो ब्रह्मगुप्त, जो कि 598 AD में इनका जन्म होता है। और ये ब्रह्मगुप्त क्या थे, गुप्तकालीन गणितज्ञ थे। ब्रह्मास्फुट सिद्धांत, खंड खाद्य, ध्यान संग्रह, ये इनकी रचनाएं हैं। ध्वंतर चिकित्सक थे, आयुर्वेद का प्रसिद्ध विद्वान था। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राज्यसभा का सदस्य भी ये था। नागार्जुन गुप्त काल के प्रसिद्ध आपके क्या थे, रसायन शास्त्री थे और धातु विज्ञान वेत्ता थे। तो ये क्या थे, इंपोर्टेंट यहाँ के ये मतलब लोग थे। तो क्लास आपको कैसी लगी है आप लोग बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें मिलने वाली हैं। और PDF के लिए हमारा क्या है, महान सर ऑफिशियल चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।